Hello students, today I'm going to teach a very interesting part of solid state chemistry and very important for numerical calculation, that is packing efficiency and density of a unit cell. तो सबसे पहले हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, क्या होता है एंड उससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पैकिंग एफिशिएंसी बेसिकली क्या है? तो पैकिंग एफिशिएंसी इज बेसिकली द परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स. Particles can be atom, can be molecule, can be ion in a unit cell. एक यूनिट सेल में कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया है. पार्टिकल, एटम, आयन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी टेक पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. फॉर द कैलकुलेशन वी टेक एटम, आयन्स इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज बेसिकली basically percent volume occupied by particles in a unit cell. Now particle can be atom, molecule, ion, but for the sake of simplicity हम सबको क्या consider करते हैं in the form of sphere. ये याद रखना. Okay, that is packing efficiency. लेकिन to find this packing efficiency one should be aware of basic idea. Number one, कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, कितने स्पीयर होते हैं, कितने एटम्स होते हैं. फिर जितने भी एटम्स होंगे, द नंबर ऑफ स्पीयर, द नंबर ऑफ एटम इज मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो इससे क्या मालूम पड़ेगा? इससे हमें यह मालूम पड़ेगा कि एक यूनिट सेल में, अब वो यूनिट सेल कुछ भी हो सकता है. नॉर्मली हमको जो क्वेश्चंस आते हैं दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्यूबिक यूनिट सेल, ज्यादातर के उसी पे ही क्वेश्चंस आते हैं. तो समझ लो क्यूबिक यूनिट सेल है, तो क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, टोटल वॉल्यूम, उसमें जितने स्पीयर होंगे उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इनटू 100. तो जब आप ये फाइंड करेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम एक पर्टिकुलर स्पीयर ने, पर्टिकुलर पार्टिकल ने एक यूनिट सेल में ऑक्यूपाई करके रखा है. ओके, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी एटम्स और हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन अ पर यूनिट सेल. देन वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट आर दिस वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम कितने होंगे. थर्ड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल. अगर क्यूब लिया है तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज द साइड क्यूब. ओके, सारे एजेस उसके इक्वल होते हैं. दोनों को डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन अ यूनिट सेल. लेकिन सबसे पहले ये फाइंड करो कि कितना पार्टिकल प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल, एक बेंच है, 4 लोग उस पर बैठ सकते हैं. ओके, सपोज 2 आर सिटिंग देयर. तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना है कि कितने बैठे हैं. तो 2 बैठे हैं. उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, टोटल बेंच का वॉल्यूम कितना है. सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दोस 2 स्टूडेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द बेंच विल इनटू 100 विल गिव यू द पैकिंग एफिशिएंसी, विल गिव यू द परसेंटेज ऑक्यूपाइड बाय द स्टूडेंट्स ऑन द सिंगल बेंच. तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है पर यूनिट सेल, देन वॉल्यूम पे जाएंगे, देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, यू गेट द पैकिंग एफिशिएंसी. तो स्टेप बाय स्टेप, बट इन एवरी स्टेप जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा वी विल have multiple things to discuss in that. So make note of every point in it. Very 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 important for numerical calculations. Okay, तो first thing ये find करना है. पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करने से पहले सबसे पहले ये फाइंड करेंगे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट cell. Okay, and number of particle per unit cell is normally denoted by Z. Z से इसको डिनोट करते हैं कितने पार्टिकल प्रेजेंट है इसके अंदर. Okay, and we consider particle that is atom, molecule, ion in the form of sphere. तो हम लोग स्पीयर कंसिडर करेंगे. सबसे पहला यूनिट सेल हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट यूनिट सेल इज सिंपल क्यूब और प्रिमिटिव क्यूब. तो सिंपल क्यूब में एटम्स कहाँ होते हैं? लेट अस एनालाइज. ड्राइंग अ सिंपल क्यूब.
ओके, तो इन सिंपल क्यूब द एटम्स आर प्रेजेंट, the atoms are present at the corner of the cube. बट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉर्नर के एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं. ओके, तो कॉर्नर ऑफ द क्यूब. तो सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर पर यूनिट सेल. नाउ वी नो दैट यूनिट सेल, अब कोई भी अगर किसी को भी मैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस यूनिट सेल, तो वो आंसर मुझे देगा 8. वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता. क्यों? बिकॉज यूनिट सेल एक लैटिस का पार्ट होता है. मतलब इफ यू कंसिडर दिस यूनिट सेल, तो दिस यूनिट सेल हम लोग इसके एक कॉर्नर एटम की बात करते हैं, सिर्फ एक कॉर्नर एटम की. सपोज मैंने ये कॉर्नर एटम सिलेक्ट किया, ठीक है, कॉर्नर एटम ये वाला सिलेक्ट किया, दिस वन. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लैटिस, क्यूबॉइडल लैटिस. तो लैटिस कैसा होगा? अब यहां पर इसकी साइड में भी एक यूनिट सेल इधर होगा, लाइक दिस. सी, नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ 2 यूनिट सेल. अब बोलेंगे सर इसका मतलब ये है कि यहाँ ऊपर भी एक यूनिट सेल हो सकता है. मैंने बोला हाँ हो सकता है यूनिट सेल पर, क्योंकि ये लैटिस का पार्ट होता है. यूनिट सेल कोई इंडिविजुअल एंटिटी तो नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लैटिस, तो आपको पूरा लैटिस कंसिडर करना पड़ेगा. तो यहाँ एक हो सकता है यूनिट सेल, योर सी. तो अब ये कितने यूनिट सेल में डिवाइड हो रहा है? 4 यूनिट सेल. तो मतलब उसका खुद का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना हो गया? 1/4. बट नाउ इफ यू सी प्रॉपरली वी कैन मेक अनदर यूनिट सेल हियर समवेयर इन फ्रंट. देखो मैंने यहां बनाया, सी, यहां पर एक यूनिट सेल बनाया लाइक दिस. ठीक है, अब इसके ऊपर एक यूनिट सेल बनाता हूं जो ऑब्वियसली इसके कॉन्टैक्ट में रहेगा. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर यहां एक यूनिट सेल बन सकता है इसको लेके. ठीक है, तो यहां से एक यूनिट सेल बन सकता है इसको लेके. सो बेसिकली देखे जाए तो एक पर्टिकुलर एटम जो कॉर्नर पे है वो 1 2 2 ब्लू के हो गए, ठीक है, 3 ब्लू के हो गए, एक ब्लैक के हो गए, 4, और 4 रेड के, 1 2 3 एंड 4. सो देखा जाए तो एक पर्टिकुलर एटम जो कॉर्नर पे होता है, इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 8 यूनिट सेल इन केस ऑफ सिंपल क्यूब, क्योंकि इसके आसपास 8 यूनिट सेल्स हो गए. तो इसका कंट्रीब्यूशन खुद के यूनिट सेल में कितना हो गया? इट्स कंट्रीब्यूशन इट्स ओन यूनिट सेल इज 1/8. Why? Because this single particle at the corner is divided into 8 cubes. जैसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग जो रूम में रह रहे हैं, सपोज वो एक क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके कॉर्नर पे अगर आप एक एटम देखोगे, कॉर्नर पे एज पे, तो इसके इस रूम के साइड में भी एक रूम होगा, इसके पीछे भी रूम होगा, और उसके साइड में जो रूम है उसके पीछे रूम होगा. मतलब 4 फ्लैट हो गए. सपोज इसके ऊपर एक है, साइड वाले के ऊपर एक है, पीछे वाले के ऊपर एक है, और वो साइड वाले के भी ऊपर एक है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अ पर्टिकुलर स्फीयर, अ पर्टिकुलर एटम इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 8 क्यूबिक यूनिट सेल. 8 क्यूबिक यूनिट सेल. तो इसका कंट्रीब्यूशन खुद के क्यूब में कितना हो जाएगा? 1/8, क्योंकि ये एक ही पार्टिकल है जो 8 क्यूब्स में डिवाइड हो रहा है 3 डायमेंशनली. तो इसका कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा 1/8, क्योंकि ये कॉर्नर पे है. इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8 हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन भी 1/8 हो गया. ओके, सो एवरी पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द कॉर्नर हैज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1/8. तो सब 1/8, जितने भी 1/8 है, टोटल एटम्स कितने हैं? 8. एवरी कंट्रीब्यूशन इज 1/8. ओके गाइस, सो नाउ if I ask you that there are actually how many atoms per unit cell in case of simple cube, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स. तो कॉर्नर्स पे जितने भी एटम्स है, तो कॉर्नर के एटम्स इनटू 1/8, क्योंकि जितने भी कॉर्नर पे एटम होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है, क्योंकि वो 8 क्यूब्स में डिवाइड होते हैं. सो कॉर्नर पे कितने एटम्स है टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स है. हर एक का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8. तो एक्चुअली में इसका z वैल्यू कितना आ जाएगा? 1. सो इन केस ऑफ सिंपल क्यूब सिर्फ एक ही एटम पूरे क्यूब में होता है. ठीक है, क्योंकि जो भी एटम्स प्रेजेंट है वो कॉर्नर्स पे है. तो कॉर्नर का मतलब क्या हो गया कि दे आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ 8 क्यूब्स. तो खुद के अंदर का कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा.
ठीक है, तो द z वैल्यू ऑफ सिंपल क्यूब दैट इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूब इज 1। तो सिंपल क्यूब में एक एटम रहता है। नाउ थोड़ा और डिस्कस करते हैं सिंपल क्यूब को। ओके, लेट अस टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है अ पर्टिकुलर एटम इन कॉन्टैक्ट विद नंबर ऑफ एटम्स। अ पर्टिकुलर एटम इन कॉन्टैक्ट विद नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी ये एक ब्लैक मार्कर पेन है, एक रेड से कॉन्टैक्ट में है और एक ब्लू से कॉन्टैक्ट में है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ब्लैक पेन? तो आप बोलेंगे सर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 बिकॉज ये दो डिफरेंट पेन से या दो पेन से अटैच है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है अ पर्टिकुलर एटम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर एटम्स। नाउ सिंपल क्यूब में आपको याद होगा कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के नेबर्स होते हैं। तो एनालाइज करो इसको। अगर मैंने ये वापस बनाया, फिर से एक कॉर्नर एटम ले रहा हूं, ठीक है, ये दोनों कॉर्नर एटम ले रहा हूं, ये एक ही कॉर्नर एटम ले रहा हूं। तो आई एम मेकिंग अ क्यूब हियर वंस अगेन, सी प्रॉपर्ली। और थोड़ा छोटा कर देता हूं समझने के लिए। देखो यहां एक एटम आएगा, तो यहाँ एक एटम उसके कांटेक्ट में होगा, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो गए। मैंने आपको बताया था कॉर्नर एटम कांटेक्ट में होते हैं। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हुआ। फिर यहाँ पर एक कांटेक्ट में होगा नीचे, फिर यहाँ एक कांटेक्ट में होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यूनिट सेल इज अ पार्ट ऑफ लैटिस, इसके साइड में एक लैटिस होगा, इधर पे यूनिट सेल दूसरा होगा। तो देखो यहाँ एक कांटेक्ट में आएगा। फिर इसके फ्रंट में एक यूनिट सेल आएगा लाइक दिस, तो इसके कांटेक्ट में आएगा सी। और इसके ऊपर एक यूनिट सेल आएगा। जब ऊपर एक यूनिट सेल आएगा तो उसके कॉर्नर एटम भी होंगे जो उसके कांटेक्ट में होंगे। तो बराबर देखो, तो दिस एटम, दिस कॉर्नर एटम जो हमने सिलेक्ट किया था, ये खुद के प्लेन में, देखो एक प्लेन बन रहा है यहां पर, खुद के प्लेन में ब्लू से, ब्लू देखो बराबर मैंने ब्लू मार्किंग दिया, खुद के प्लेन में 4 एटम से अटैच है। फिर एक एटम नीचे है और एक एटम ऊपर है, सी प्रॉपर्ली। सो खुद के प्लेन में कितने एटम से अटैच है? 4 प्लस 1 एटम अबव एंड 1 एटम बिलो। सो टोटल 3 प्लेन है, अ प्लेन अबव अ प्लेन बिलो। और खुद के प्लेन में कितने से अटैच है? 4। तो टोटल एटम कांटेक्ट में कितने आ गए कॉर्नर से? 1 2 3 4 5 6। सो इफ आई राइट डाउन कोऑर्डिनेशन नंबर for simple cube, coordination number of simple cube is 6। और ब्रेक कैसा करूंगा मैं? 1 4 1। 1 4 1 मतलब याद रखने का, 1 4 1 का मतलब 4 इन इट्स ओन प्लेन, ठीक है। इन इट्स ओन प्लेन, खुद के प्लेन के अंदर ही वो 4 से कनेक्ट है। दिस इज अ प्लेन बिफोर एंड प्लेन आफ्टर। तो 3 प्लेन है जिसमें से एक 4 एटम खुद के प्लेन में अटैच है, अ प्लेन अबव एंड अ प्लेन बिलो। सो 1 4 1 कोऑर्डिनेशन नंबर। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। इट्स ओन प्लेन, इट इज अटैच टू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम अटैच टू अ पर्टिकुलर एटम। दिस इज, मैं लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना। और जो मैं बोल रहा हूं यू कैन राइट इट डाउन कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द कांटेक्ट ऑफ वन एटम विद द अदर एटम। सो सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और आपको याद होगा कॉर्नर एटम्स इसके नेबर होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इन अ यूनिट सेल कि कौन नेबर है और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है ना। उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन। In second one, we'll take an example of body centered cube. हम लोग BCC का एग्जाम्पल लेते हैं। In case of body centered cube, body centered cube is also called as BCC. तो body centered cube में atoms कहाँ होते हैं? In body centered cube, the atoms, पहले मैं इसका cube का स्ट्रक्चर बना देता हूं। दिस इज द क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर, इजी है समझना इसको। थोड़ा सा 3 डायमेंशनली एनालाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स
and one exactly inside the body. और आपको याद होगा कॉर्नर और बॉडी का एटम टच करता है, दो यहाँ पर बॉडी सेंटर में कॉर्नर टच नहीं करते, मैंने बताया था. तो एग्जैक्टली इट इज प्रेजेंट इन द क्यूब, मतलब वो बॉक्स के अंदर ही है, वो क्यूब के अंदर ही है. तो मतलब इसका ऑक्यूपेंसी तो पूरा 1 हो गया क्यूब, क्योंकि ये क्यूब के अंदर है, कहीं पर भी शेयर नहीं होगा, वो एक ही क्यूब का पार्ट है. ठीक है, दे आर नॉट प्रेजेंट एट द कॉर्नर, इट इज एग्जैक्टली द बॉडी, द सेंटर, ओके, ऑफ द एंटायर क्यूब. सो इट इज अ पार्ट ऑफ एंटायर क्यूब. तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1 हो गया, और जो कॉर्नर पे होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 हो जाता है. तो इफ आई आस्क यू कि इसका z वैल्यू क्या होगा, तो थिंक अबाउट इट, इसका z वैल्यू क्या होगा. तो इफ आई टॉक अबाउट z वैल्यू ऑफ BCC, तो आप बोलेंगे सर कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं, प्लस इंटू 1/8 प्लस 1 एग्जैक्टली प्रेजेंट इन दी सेंटर. अब वो सेंटर में तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1 ही होगा. तो कॉर्नर पे एटम है 8, तो इंटू 1/8 प्लस 1, दैट आंसर कम्स टू 2. सो BCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 2. अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, कॉन्टैक्ट देखते हैं, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा. तो वी नो दैट इन BCC कॉर्नर एटम्स डू नॉट टच ईच अदर. द सेंटर एटम इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द कॉर्नर एटम. तो सेंटर एटम को देखो, सेंटर एटम की अगर हम लोग बात करेंगे BCC के अंदर, इन ड्रॉ इट एंड शो इट टू यू. तो ये जो सेंटर एटम बीच में होता है, दिस एंटायर सेंटर एटम इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4 एटम एट द कॉर्नर्स अबव, अ प्लेन अबव. देखो ये 4 से ऊपर कनेक्ट है और ये 4 से नीचे कनेक्ट होगा प्लेन में. और खुद के प्लेन में देखो, खुद के प्लेन में एक से भी अटैच नहीं है, मतलब इसके खुद के प्लेन में, इसके प्लेन, इसका खुद का प्लेन क्या होगा जब मैं यहाँ पर स्फीयर बनाऊंगा, ये इसका खुद का प्लेन हुआ जो डायरेक्टली इससे अटैच है, तो वो तो नहीं है. अ प्लेन अबव एंड अ प्लेन बिलो, खुद के प्लेन में क्या है, ये 0. तो 4 0 4, मतलब ऊपर 4 से अटैच है, नीचे 4 से अटैच है. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 8. और ब्रेक करोगे तो 4 0 4, 4 अ प्लेन अबव, 4 अ प्लेन बिलो. तो बहुत इजी है इसको समझना. सपोज यू टेक अ लार्ज बॉल, और उसके साथ में आपने छोटे मार्बल्स अटैच कर दिए. तो हमने एक टेनिस बॉल लिया और छोटे मार्बल ले लिए, तो वो मार्बल्स चारों कॉर्नर पे आ जाएंगे टेनिस बॉल के. तो 4 प्लेन ऊपर बनेंगे, और उस टेनिस बॉल के 4 मार्बल नीचे आप डाल दोगे, तो नीचे एक स्क्वायर बनेगा, ऊपर एक स्क्वायर बनेगा मार्बल्स का. 4 मार्बल अपर प्लेन ऑफ टेनिस बॉल से अटैच है, एंड 4 मार्बल्स अटैच बिलो. तो ऐसा टेनिस बॉल कितने मार्बल से कांटेक्ट में आ गया, 8 मार्बल से, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया. 4 अबव 4 बिलो, बट खुद के प्लेन में जिसमें एंगल 180 होना चाहिए, वो प्लेन के अंदर एक भी नहीं है. 4 above 4 below. So here the coordination number becomes 8 for BCC. Now let's move on to the third one. The third molecule, the third cube is face centered. Face centered is FCC. ये भी सिंपल है एनालाइज करने, एक समझ ली बाकी सब समझ में आएगा. फेस सेंटर्ड में आपको याद होगा कि इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड वी हैव एटम्स which are present at the corners. तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/8 है, प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस. ठीक है, अब ये पीछे के सेंटर पे मैं एक बना देता हूं इधर पे, सेंटर ऑफ ईच फेस, और ये फ्रंट फेस पे. तो अभी कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 हो गया. फेस पे जो एटम होगा, फेस पे जो एटम उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो कोई भी एक एटम को लेके आप समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ये एटम कंसीडर किया, दिस वन. अब इसके आगे अगर आगे क्यूब आएगा, ओके, अगर ये क्यूब आएगा तो मैं इसको सिर्फ फेस एटम बना के आपको दिखा रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है समझना ये. सी दिस इज द फेस एटम गिवन. अब इसके साइड पे एक क्यूब आ सकता है, तो ये फेस एटम 2 क्यूब में डिवाइड हो सकता है, बिकॉज इट इज द फेस सेंटर. अब ये फेस का एटम है ना, तो अब इसके ऊपर मैं क्यूब बनाऊंगा तो उसमें तो वो जाएगा ही नहीं. तो इसका मतलब ये है कि तो फेस सेंटर्ड एटम होते हैं वो 2 क्यूब्स में डिवाइड हो सकते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन सिंगल क्यूब में हाफ हो जाएगा. ठीक है, मतलब आपके घर की जो वॉल होगी
उसके बाजू में जो फ्लैट होगा, जो वॉल होगी, वो इमेजिन करो कि वो वॉल के एग्जैक्टली सेंटर में आपने एक बहुत बड़ा सा सॉकर बॉल रखा है, हाफ ये साइड है और हाफ वो साइड है, ओके, अ वॉल, सेंटर में सॉकर बॉल, हाफ दिस साइड एंड हाफ दिस साइड। सो इसका मतलब वो सॉकर बॉल का कॉन्ट्रीब्यूशन इन दैट रूम विल बी 1/8, सॉरी 1/2। तो मतलब फेस सेंटर्ड जब भी होगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, हाफ, ये याद रखने का। कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1। सो इफ आई राइट डाउन z वैल्यू फॉर फेस सेंटर्ड, तो z वैल्यू ऑफ FCC विल बी corner atoms into 1/8 plus face atoms into half. तो corner atom is 8 into 1/8 plus face atom कितने हैं, total faces कितने हैं देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 face into what, half, answer comes to 4. So सबसे highest packing efficiency FCC में होगा, क्योंकि एक क्यूब में 4 स्पीयर आते हैं, तो टाइट पैकिंग होने वाला है। इसके लिए फेस सेंटर्ड को इज ऑल्सो कॉल्ड एज CCP। मैंने बताया था क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब क्यूब, तीनों क्यूब में से सबसे क्लोज और टाइट पैकिंग जो है वो FCC देगा, बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ स्पीयर इन द सेम क्यूब। आपने 3 सेम क्यूब लिए, एक में सिर्फ एक ही स्पीयर रखा, एक में 2 स्पीयर रखे और एक में 4 स्पीयर रखे। तो जिसमें 4 स्पीयर रखा है उसके अंदर ऑब्वियसली एटम्स ने, यानी स्पीयर्स ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, उसमें टाइट पैकिंग होगी, वो सॉलिड रिजिड, ज्यादा रिजिड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होगा। क्लियर है? सो दैट इज अबाउट सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, FCC, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अभी हम लोग एक एक्स्ट्रा पार्ट लेंगे HCP का। HCP का स्ट्रक्चर देख लेना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमको, तो ये कैसा दिखता है, क्लोज पैकिंग ऑल्सो कॉल्ड एज HCP, ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, यहां लिख देता हूं मैं, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ओके। जैसे एनालाइज से कितने एटम्स हो सकते हैं, पहले मैं इसका एक अच्छा, लेकिन HCP डिस्कस करने से पहले सॉरी आई फॉरगॉट टू डिस्कस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC। नाउ इन केस ऑफ FCC एटम इज इन कॉन्टैक्ट विद द फेस एटम। आपको याद होगा फेस एटम से कॉन्टैक्ट में होता है, मतलब अगर मैं FCC का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सिर्फ फेस की बात कर रहा हूं FCC के अंदर, तो ये फेस एटम होता है, इसके कॉन्टैक्ट में यहां पर, ओके, दिस इज अ लार्ज फेस एटम, इसके कॉन्टैक्ट में यहाँ एक एटम होता है, यहाँ एक एटम होता है, यहाँ एक कॉर्नर पे होता है, यहाँ एक कॉर्नर, मतलब खुद के प्लेन में 4। फिर नीचे हर एक के फेस में सेंटर में आता है, तो ये फेस एटम नीचे के एटम से भी कॉन्टैक्ट में आता है, और नीचे कितने फेस हो जाएंगे, 1 2 3 और पीछे वाला एक 4। ठीक है, देखो ये एटम, दिस एटम इज इन कॉन्टैक्ट विद 1 2 3 4 ऑन इट्स ओन प्लेन। फिर यही एटम देखो, ये साइड वाला प्लेन इतना बड़ा होता है कि साइड वाले प्लेन से भी कॉन्टैक्ट में आता है। वन एटम योर इन दिस फेस, ये वाले फेस पे, वन एटम ऑन दिस फेस सेंटर, ये वाला, देन योर, और एक पीछे वाला फेस। तो नीचे के 4 फेस से वो अटैच है, खुद के प्लेन में 4 से अटैच है। अब ऊपर इसके क्यूब बनाओगे, इसके क्यूब ऊपर बनाओगे, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फेस डेवलप होगा, उस फेस के सेंटर में भी ये कॉन्टैक्ट में आएगा, मतलब 4 in its own plane, 4 a plane above that is on face and 4 below that is on face। ठीक है, तो एक एटम जो है वो 4 खुद के प्लेन में अटैच है, फिर 4 फेस अबव एंड 4 फेस बिलो, तो मतलब 4 4 4, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC विल बी व्हाट, 12। और इस 12 को अगर आप ब्रेक करोगे तो इट इज 4 4 4। ठीक है, तीनों प्लेन में एनालाइज करने का इसको तो समझ में आ जाएगा। वंस यू ड्रॉ इट एट होम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो बहुत सिंपल हो गया ये कि फेस सेंटर्ड के अंदर 4 इन इट्स ओन प्लेन, 4 अबव एंड 4 बिलो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसका स्ट्रक्चर देखना HCP का पहले, तो ऐसा दिखाई देगा।
In case of HCP, we have atoms present at the corners. Three atoms inside HCP, ट्राइंगल फॉर्म में, ट्राइंगल 1 2 3 ऐसे ट्राइंगल फॉर्म में अंदर ही HCP है, जो फेस सेंटर्ड के ये एटम से कॉन्टैक्ट में, ठीक है, और ये एटम के कॉन्टैक्ट में. दीज आर टू एट द फेसेस, अपर फेस एंड लोअर फेस. नाउ सबसे पहले HCP का कॉर्नर क्यूबिक जैसा नहीं होता. क्यूबिक में एक कॉर्नर का एटम 8 क्यूब्स में डिवाइड होता है. पहले हम लोग ये देखेंगे कि HCP के कॉर्नर्स में कितने एटम में वो डिवाइड हो सकता है. तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए मैं सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बना रहा हूं. ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो ये स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ड्रॉ इट समवेयर, नो ड्रॉ इट समवेयर हियर. ओके, बराबर देखना है स्ट्रक्चर को. अभी HCP का जो हेक्सागन बना है, मैं सिर्फ एक कॉर्नर एटम को टारगेट करूंगा. ओके, ये आपका ओरिजिनल समझो HCP है, यूनिट से. ओके, अभी ये हेक्सागन के कॉर्नर पे है, तो इसके साइड में भी एक हेक्सागन आ सकता है ऐसा, सी, खुद के प्लेन में. फिर इसके पीछे भी एक हेक्सागन ऐसा आ सकता है नीचे. तो मतलब 3 हेक्सागन तो इधर ही आ गए. अब मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम मेकिंग 3 मोर हेक्सागन. एक एग्जैक्टली इसके ऊपर, यहां पर, यहां से बनेगा, ठीक है. फिर एक जो बनेगा वो ये ब्लू वाला, बराबर देखना, वो जो इसके पीछे आ रहा है. और फिर एक ब्लू वाला मैं जो आगे बना रहा हूं इधर. तो ये कॉर्नर वाला 3 हेक्सागन खुद के प्लेन में बनाएगा, और 3 हेक्सागन इधर है, और 3 हेक्सागन इसके ऊपर है. तो मतलब टोटल 3 + 3 6 हेक्सागन के अंदर ये कॉर्नर पार्टिसिपेट कर रहा है. मतलब दिस कॉर्नर इज अ पार्ट, कॉर्नर एटम इज अ पार्ट ऑफ 6 हेक्सागन. 1 यहां पर 2, पीछे एक 3 और ऊपर 3 बनेंगे. तो मतलब 6 हेक्सागन हो गया. तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉर्नर एटम इन केस ऑफ हेक्सागन, इट बिकम्स 1/6, क्योंकि वो 6 हेक्सागन से कॉन्ट्रीब्यूटेड है. फेस तो ऑब्वियसली, फेस तो क्या रहता है, फेस हमेशा कितना रहता है, हाफ. तो हाफ आ गया. अच्छा, दिस 3 आर द पार्ट ऑफ हेक्सागन, तो ये 3 आ गया. अब हम लोग एनालाइज करेंगे हाउ मेनी एटम्स आर देयर पर यूनिट सेल. ओके, तो पहले ये आप लोगों को समझ में आ गया कि हेक्सागन के कॉर्नर में 1/6 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बिकॉज इट इज डिवाइड इनटू 6 हेक्सागनल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये तीनों हेक्सागन के अंदर ही है, तो ऑब्वियसली इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 3 1 1 1 ईच. So if I find Z of HCP, तो corner atoms, तो total corner atoms into 1/6 plus face atom into half plus 3 exactly in the center. तो corner atoms कितने हैं, ऊपर कॉर्नर पे 6 है, नीचे कॉर्नर के 6 है, मतलब 12 है. तो 12 into 1/6 प्लस फेस कितना है, अपर फेस और लोअर फेस, 2 ही फेस है, हाफ, प्लस 3. ठीक है. सो अगर बराबर देखेंगे, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सो 12 एटम एट द कॉर्नर. तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 एंड 3, मतलब टोटल कितना आ गया, 6. So number of atom per unit cell in HCP is 6. Okay, 6 एटम प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर. अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ढूंढना है, तो इसका याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिमिलर टू FCC, दैट इज 12. बट इसको डिवाइड कैसा करेंगे हम लोग, बराबर देखो, एक ही एटम को पकड़ो, ये वाला एटम, दिस एटम. खुद के प्लेन में कितने एटम से अटैच है, 1 2 3 4 5 6 एटम. फिर नीचे ये 3 से अटैच रहेगा, मैंने बताया था ये 3 से अटैच रहता है. अच्छा, इसके ऊपर जो आएगा वहां पर भी 3 आ जाएंगे ऐसे सेंटर वाले. तो अगर हेक्सागन की बात करेंगे, तो 6 इन इट्स ओन प्लेन, 3 एटम्स बिलो एंड अगेन 3 एटम अबव, क्योंकि ये रिपीट होगा ना, यहाँ पर 3 आया, फिर 6 आया, फिर अगेन 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा. सो दिस 3 इससे ये अटैच हो गया, ये इन 6 से अटैच है खुद के प्लेन में, और ऊपर 3 से अटैच है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3 6 3. तो रिमेंबर दैट, अगर मैं हेक्सागन बना रहा हूं, तो हेक्सागन के अंदर
ये फेस एटम, ये 6 एटम से अटैच होता है, फिर ये 3 नीचे आते हैं एग्जैक्टली हेक्सागन में, और इसके बाद 3 ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी आप एक हेक्सागन बनाओगे। सो ये सेंटर एटम को लोगे तो 6 इन इट्स ओन प्लेन, 3 बिलो 3 अबव, तो 3 6 3 इसका कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, तो दिस वाज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। पहले हम लोग ने ये फाइंड किया है अभी तक के। प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग, फिर आप उसके बाद मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। Okay guys, let's discuss structure of NaCl. After the Z, हम लोग ने Z फाइंड किया है वैल्यू फॉर FCC, BCC एंड सिंपल क्यूब। उसके बाद में बिफोर मूविंग टू पैकिंग एफिशिएंसी वी सी सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। ये 3 स्ट्रक्चर देख लेते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 3 स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जिंक सल्फाइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ CSCl। These are ionic solid, मतलब सबसे पहले दिमाग में रखो कि NaCl is ionic solid, ठीक है। दिस कटायन और अनायन होगा। अब इसमें अनायन कौन है? Cl माइनस आयंस। कटायन कौन है? Na प्लस आयंस। तो याद रखने का Cl माइनस आयंस, जिसको मैं अभी सिंबलाइज करूंगा, with a blue solid sphere. This is your Cl minus ions. This will make the entire FCC structure, मतलब क्लोराइड पूरा क्रिस्टल बनाएगा, क्लोराइड यूनिट सेल बनाएगा, तो इट इज मेकिंग एन FCC स्ट्रक्चर। सो वेयर आर Na प्लस? बेसिकली Na प्लस किधर है? सो रिमेंबर द Na प्लस आयंस they will occupy void. void का मतलब क्या हो गया? empty space. and which void? they will occupy octavoid. और हम लोग Na प्लस को रेड सॉलिड स्पीयर से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज Na प्लस, ओके, एंड द ब्लू वन इज Cl माइनस। तो Cl माइनस विल मेक FCC एंड Na प्लस विल ऑक्यूपाई void. octavoid मतलब empty space। अब ये octavoid क्या होता है बेसिकली? तो मैं ऑक्टेगन बनाता हूँ, देखो ये ऐसा दिखाई देगा, सी प्रॉपर्ली, ये देखो, ठीक है। सपोज सेंटर में आ गया, यहां पर मैंने एक Cl माइनस लिया है, Cl माइनस आयंस, Cl माइनस आयंस, Cl माइनस आयंस, यहाँ ऊपर एक Cl माइनस आयंस है, यहाँ एक Cl माइनस आयंस है, ओके। तो टोटल 6 Cl माइनस आयंस। नाउ इफ आई जॉइन देयर कॉर्नर्स, देखो ये कॉर्नर्स में जॉइन कर रहा हूँ, तो नीचे 4 फेस बनेंगे, ऊपर 4 फेस बनेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आपको याद होगा स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसके बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज ऑक्टावॉइड, ठीक है। और इस एम्प्टी स्पेस में ऑक्टावॉइड में कौन रहेगा? Na प्लस रहेगा। अच्छा, ये ऑक्टावॉइड कहां जनरेट होता है? ऑक्टावॉइड जनरेट होता है एट सेंटर ऑफ क्यूब, प्लस ऑल्सो जनरेटेड एट दी एच सेंटर। मैंने आपको दोनों चीज बताना, मैं दोनों चीज आपको डिस्क्राइब करूंगा इसमें। तो पहले ये समझना जरूरी कि पूरा क्रिस्टल का फ्रेमवर्क कौन बना रहा है? Cl माइनस आयंस। Na प्लस किधर है? प्रेजेंट इन ऑक्टावॉइड। ऑक्टावॉइड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बीच में जो एम्प्टी स्पेस रहेगा, दैट इज ऑक्टावॉइड। एंड ऑक्टावॉइड में बराबर देखोगे तो Na प्लस इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी Cl माइनस आयंस? 6 Cl माइनस आयंस। इसके लिए यहां पर Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। सो 6 से सराउंडेड, 4 इन इट्स ओन प्लेन, 1 अबव 1 बिलो, उसको हम लोग ऑक्टावॉइड बोलते हैं। सो ऑक्टावॉइड इज बेसिकली एन एम्प्टी स्पेस इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा? 4 एटम इन 1 प्लेन, 1 अबव 1 बिलो, तो इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बनेगा वहां Na प्लस होगा, तो दैट इज। अच्छा, ऑक्टावॉइड कहां जनरेट होता है? क्यूब में। ऑक्टावॉइड क्यूब के सेंटर में रहता है और एज सेंटर में होता है, वो मैं दोनों चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, बराबर देखना। सबसे पहले Cl माइनस आयंस। Cl माइनस आयंस इज मेकिंग FCC क्रिस्टल्स। तो FCC के हिसाब से एटम्स कहां प्रेजेंट होने चाहिए? एट द कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो देखो एक Cl माइनस मैंने इधर डाल दिया, सेकेंड, थर्ड, these are Cl minus ions. They are occupying corners. ठीक है, Cl minus ions corners पे है।
दीज आर Cl माइनस आयंस। अच्छा, कॉर्नर के बाद FCC तो और क्या होना चाहिए, फेस पे। तो देखो यहाँ पर एक फेस के सेंटर में आ गया Cl माइनस आयंस, ये फेस का सेंटर है, साइड वाले फेस का सेंटर, यहाँ पर एक Cl माइनस आयंस मैंने बनाया, ठीक है। नाउ ये फेस के एक सेंटर आएगा, ये उसका सेंटर आ गया फेस का, Cl माइनस आयंस। पीछे वाला एक फेस है, उसका एक सेंटर होगा, दिस इज़ द सेंटर, Cl माइनस आयंस। अच्छा, ये फेस साइड फेस का एक सेंटर हो गया, दिस इज Cl माइनस आयंस। सो Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट। अच्छा, ये भी एक फेस है, लोअर फेस। तो Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट ऑन 6 फेसेस एट द सेंटर एंड एट द कॉर्नर। मतलब Cl माइनस आयंस ने FCC बनाया। Na प्लस किधर प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। सो Na प्लस हम लोग ने रेड से डिनोट किया है, तो देखो एक Na प्लस यहाँ रहेगा एग्जैक्टली सेंटर में, क्यूब के बीच में, पूरे क्यूब के बीच में। एक Na प्लस इधर आ रहा है, एज सेंटर, सी एज सेंटर, यहाँ पर एक Na प्लस आ जाएगा। जितने भी एजेस है, दीज आर कॉल्ड एज एजेस, एजेस के साथ सेंटर में रहेगा। और आपको भी मैं बता चुका हूँ कि एज सेंटर और एग्जैक्टली सेंटर में कौन सा वॉइड जनरेट होता है, ऑक्टावॉइड। ओके, सी सारे एजेस के सेंटर्स मैंने ब्लॉक कर दिए है किससे, Na प्लस आयन से। ओके, तो इफ यू सी प्रॉपरली, ये एक एज है। अच्छा, पहले इसका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो Cl माइनस आयंस किधर प्रेजेंट है, Cl माइनस आयंस आर प्रेजेंट द कॉर्नर्स एंड Cl माइनस आर प्रेजेंट एट दी फेस। तो अगर मैंने Z वैल्यू निकाला, Cl माइनस का Z वैल्यू कैलकुलेट किया, तो आई कैन राइट डाउन कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ Cl माइनस आयंस, नंबर ऑफ आयंस ऑफ Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल विल बी कॉर्नर एटम्स इंटू 1/8 प्लस फेस एटम इंटू हाफ। तो कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 हो गया, प्लस फेस पे कितना है, 6 फेसेस इंटू हाफ हो गया, दैट कम्स टू 4। तो टोटल 4 Cl माइनस आयंस प्रेजेंट। नाउ लेट अस एनालाइज Na प्लस। तो Na प्लस एक एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। अब बाकी Na प्लस किधर है, बाकी के Na प्लस दे आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर, दीज आर एज सेंटर्स। यहाँ पर Na प्लस प्रेजेंट है, तो ये देखना जरूरी है कि एज सेंटर पे एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बराबर यहाँ नोटिस करो, मैं इस पार्ट को थोड़ा साइड पे रफली बना रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो, ये क्यूब लिया मैंने, दिस इज अ क्यूब, ये क्यूब का एज है, इसका एक सेंटर लिया था, इस सेंटर पे Na प्लस था, यहाँ पर गई। ओके, अब देखो इसके साइड में एक और एक क्यूब बनेगा लाइक दिस, 2 क्यूब में डिवाइड हुआ, फिर इसके ऊपर 2 क्यूब बन जाएंगे। तो इफ यू कैन सी प्रॉपरली, Na plus is present at the edge center and this edge center is divided into 4 cubes only. इसका मतलब खुद के क्यूब में इसका एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन हो गया 1/4। ओके, सो दिस इज 1/4 कंट्रीब्यूशन, मैं लिख देता हूं 1/4 Na प्लस का। तो अगर मैंने Z वैल्यू निकाला Na प्लस के लिए, तो Z वैल्यू ऑफ Na प्लस विल बी 1 एग्जैक्टली प्रेजेंट इन दी सेंटर प्लस 1/4 into the atoms which are present on edge center. तो edge center atoms. ओके गाइस, सो मतलब यहां पर एक आ गया प्लस 1/4। अब एजेस कितने होते हैं देखो, एक एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एजेस के सेंटर पे आ गया। तो 4 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। मतलब 4 Na प्लस है, 4 Cl माइनस है। सो इफ आई राइट डाउन Z ऑफ NaCl, तो Z ऑफ NaCl इज 4 NaCl पर यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल FCC में 4 NaCl रहते हैं, 4 Na प्लस 4 Cl माइनस, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, अब बारी आ रही है कि ऑक्टावॉइड में आपको दिखाऊं। ऑक्टावॉइड आप समझ चुके हैं कि ऑक्टावॉइड क्या होता है, स्क्वायर प्लेन और बाइपिरामिडल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगा वो ऑक्टावॉइड है। और ऑक्टावॉइड बनने के लिए सराउंडिंग में 4 एटम्स होने चाहिए, प्लस एक एटम ऊपर और एक नीचे, तो टोटल 6 एटम। कहाँ कहाँ ऑक्टावॉइड मिलता है, सेंटर में मिलता है और एच सेंटर में। चलो इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। पहले सेंटर देख लेते हैं, बहुत ईजी है ऑक्टावॉइड जज करने के लिए। ओके, तो सेंटर के अंदर देखोगे तो दिस Na प्लस इज कनेक्टेड विद दिस फेस Cl माइनस एंड विद दिस फेस Cl माइनस, 2 तो यही हो गए। फिर एक ये फेस पे रहेगा पीछे वाले, और एक फ्रंट फेस पे हो गया। तो देखो खुद के प्लेन में किससे कनेक्ट है, 4। फिर एक देखो ऊपर आया,
और एक एग्जैक्टली देखो नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इनके कॉर्नर्स ज्वाइन कर दूंगा तो ऊपर एक फोर फेसेस, टेट्राहेड्रल 4 फेसेस, तो मतलब टोटल क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो वॉइड हो गया, ये जो वॉइड प्रेजेंट है राइट नाउ, दिस बिकम्स ऑक्टावॉइड। अच्छा, एक ऑक्टावॉइड ढूंढते, चलो ये Na+ के लिए ढूंढते, जो एच के सेंटर पे, मैं आपको बताया था कि एच के सेंटर पे भी ऑक्टावॉइड होता है। तो कैसा मिलेगा ऑक्टावॉइड, चलो ज्वाइन करते, ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये Na+ यहाँ पर सराउंड है, दिस Na+ इज कनेक्टेड विद दिस Cl-, ओके, विद दिस Cl-, दो तो यही हो गए, तीसरा यहाँ पर, ओके, फोर्थ इज हियर समवेयर। तो देखो 1 2 3, एक नीचे आ रहा है। अच्छा, इसके साइड में एक क्यूब आएगा, तो जो वो क्यूब आएगा उस क्यूब के फेस के सेंटर पे भी एक Na+ होगा। नेक्स्ट क्यूब के फेस के सेंटर पे जैसा ये है वैसा एक क्यूब होगा। तो देखो 1 2 3 4, 4 तो बन गए इधर पे, क्लियर है। अब उसके बाद में एक Cl- इधर आ गया 5, और अच्छा इसके ऊपर जो क्यूब आएगा उसके फेस पे, फ्रॉम योर आई कैन ड्रॉ कि उसके फेस पे योर, उसके फेस के सेंटर पे एक और Cl- आएगा। तो टोटल देखो Na+ इज सराउंडेड बाय 6 Cl-। सिमिलरली इवन Cl- इज सराउंडेड बाय 6 Na+। कैसे, देखो ये Cl- एक Na+ यहाँ कनेक्ट है, दूसरा Na+ यहाँ कनेक्ट है, तीसरा यहाँ कनेक्ट है, फोर्थ इधर आ गया, फिफ्थ नीचे इधर आ गया, और इसके ऊपर जो क्यूब आएगा उसके सेंटर में एक Na+ होगा 6। सो यहाँ पर वी कैन राइट डाउन कि Na+ इज प्रेजेंट इन octavoid, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, that coordination number of Na+ is 6 1 4 1, मतलब 4 Cl- से वो सराउंड है खुद के प्लेन में, देखो 4 Cl- से सराउंड है खुद के प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- आयंस विल आल्सो बी 6, दैट इज 1 4 1, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ NaCl, जहां पर Cl- FCC बना रहा है और Na+ क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टावॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑक्टावॉइड कहां आपको दिखेंगे, ऑक्टावॉइड दिख रहा है आपको FCC में। किधर FCC में आपको दिख रहे, सेंटर में दिख रहा है और H सेंटर में दिख रहा है। अच्छा, लेकिन ये स्टैंडर्ड है याद रखने के लिए, जस्ट टू रिमेंबर, ये जरूरी नहीं है कि Cl- FCC और Na+ ऑक्टा है, इसका उल्टा भी आप देख सकते हो। कैसे, आई विल ड्रॉ इट एंड शो इट टू यू, यू विल अंडरस्टैंड। अभी हम लोग ने यहां पर क्या देखा कि Cl- इज फॉर्मिंग द FCC स्ट्रक्चर एंड Na+ इज ऑक्यूपाइंग वॉइड। थोड़ा सोचो, ठीक है। इफ आई मेक अ क्रिस्टल, बराबर देखते हैं क्रिस्टल का, मेकिंग अ वेरी स्मॉल क्रिस्टल आउट हियर, सी प्रॉपर्ली इन दिस स्मॉल क्रिस्टल। इन दिस क्रिस्टल देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही पार्ट में ले रहा हूं। दीज आर द Cl- आयंस, Cl- आयंस कॉर्नर्स पे आ गए। Na+ हमको कहाँ मिला, Na+ यहाँ पर H पे है, ठीक है। अच्छा, ये फेस पे भी क्या प्रेजेंट है, इवन ऑन दिस फेस सेंटर इज Cl- आयंस, यहाँ पर एक Cl- है, Cl- है, हियर देयर इज अ Na+, हियर देयर इज Na+, ठीक है। बराबर देखना, ये एज में भी Na+ है, यहाँ पर भी Na+ है, ओके। अच्छा, इसके साइड में जो क्यूब आएगा, इन दिस क्यूब you again have this type of a structure where you have this Na+ present on the edges, Cl- देखो यहाँ पर है, सॉरी नॉट योर, एट द कॉर्नर्स प्लस फेस पे आ जाएंगे। ये जो एज है यहाँ पर एक सेंटर पे Cl- है, ओके। अब बराबर देखोगे आप, बराबर मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आपको, बराबर देखना। देखो ध्यान से देखो, ये भी पोजीशन जो है एच के Na+ की है, सिर्फ मैंने इतना ही पार्ट ड्रॉ किया, पूरा नहीं, 2 यूनिट सेल ड्रॉ किया। फर्स्ट यूनिट सेल में आपको क्या दिखता है कि Na+ किधर पे आ रहा है, Na+ सेंटर में आता है और H पे आता है, और Cl- किधर पे आ रहा है आपको, कॉर्नर्स पे। सेकंड में भी आपको ये दिख रहा है कि Cl- इज ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर पोजीशन एज वेल एज द फेस सेंटर्ड पोजीशंस, है ना। यहाँ पर भी आपको यही दिख रहा है, कॉर्नर एंड फेस सेंटर्ड पोजीशंस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन बराबर नोटिस करो, अगर मैंने ये रेड ज्वाइन किया, बराबर देखना, रेड Na+ से Na+, फिर यहाँ से एक Na+, फिर यहाँ से एक Na+, बराबर देखना, ये Na+ आ गया, ये Na+, ये ज्वाइन किया, ये मैंने ज्वाइन किया इधर पे, और अंदर ही एक क्यूब, देखो बीच में क्यूब बना है। तो अब क्यूब के आपको कॉर्नर पे दिखाई देंगे Na+, फेस पे दिखाई देगा आपको Na+,
और Cl माइनस कहां दिखाई देगा? एग्जैक्टली इन द सेंटर, दैट इज ऑक्टावॉइड एंड एट द एज. कैन यू सी दिस एजेस? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन NaCl लैटिस हम लोग ये सोच सकते हैं कि Cl माइनस इज मेकिंग FCC, Na प्लस इज एट द सेंटर एंड द एज सेंटर, दैट इज ऑक्टावॉइड. और यू कैन से कि Na प्लस इज मेकिंग FCC एंड Cl माइनस इज प्रेजेंट द सेंटर, दैट इज ऑक्टावॉइड एंड द एज सेंटर. तो कंफ्यूजन होगा. इसके लिए स्टैंडर्ड क्या लेके चलना है? स्टैंडर्ड ये लेके चलना है कि अनाइंस जो है, सिंस दे आर लार्जर इन साइज, दे मेक्स द क्रिस्टल FCC, एंड कटाइंस जो है वो वॉर्ड ऑक्यूपाई करते हैं. अगर ऐसा स्टैंडर्ड लेके चलोगे तो डिफिकल्टी नहीं होगी. तो मैं तुमको दोनों भी स्ट्रक्चर समझा दिए. हमको ये स्टैंडर्ड लेके चलना है कि Cl माइनस इज मेकिंग FCC क्रिस्टल प्रेजेंट कॉर्नर फेस, Na प्लस इज ऑक्यूपाइंग वॉर्ड voids, therefore they are present at the edge center and one in the center. लेकिन फैक्ट चीज आपको पता होनी चाहिए कि दोनों बना सकते हैं क्रिस्टल और दोनों वॉइड ऑक्यूपाई कर सकते हैं. ठीक है ना? सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. इसमें एक छोटा सा पॉइंट मेरे को ऐड करना है, दैट इज अबाउट द एज. कोई भी एक एज ले लो, टेक दिस एज AB. तो ये A और B क्या है? बेसिकली दीज आर Cl माइनस आयंस. ओके, तो मैंने आपको बता दिया हमने ये एज लिया है. अब ये जो एज AB है, AB लिख ही देता हूं, एज AB. तो A क्या है आपका? Cl माइनस. फिर बीच में कौन आता है? Na प्लस, जो उसके कांटेक्ट में होता है. तो दिस इज Na प्लस, छोटा होगा, कटायन है, थोड़ा सा बना दिया मैंने वैसा. और ये Cl माइनस आयंस. तो ये A और B पूरा एक एज हो गया. अगर मैं इनके न्यूक्लियस के सेंटर्स पकड़ लूँ, देखो ये सेंटर हो गया. ठीक है? तो दिस इज AB, द एज ऑफ द क्रिस्टल. अब ये एज को बराबर देखोगे तो देर आर 2 Cl माइनस एंड 1 एंटायर Na प्लस एंड 2 हाफ Cl माइनस. सो अगर रेडियस, इफ दिस इज अ रेडियस ऑफ Cl माइनस आयंस एंड इफ दिस इज द रेडियस ऑफ Na प्लस, तो मैं लिख सकता हूं कि AB दैट इज द एज विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस रेडियस ऑफ Na प्लस प्लस रेडियस ऑफ Na प्लस. तो इट बिकम्स 2 into radius of Cl minus plus radius of Na plus. So see properly, in edge of NaCl, the entire edge length, पूरे edge का जो length होता है, that is twice into radius of anion plus radius of cation. और ये edge length को हम लोग small a से, मतलब इस part को हम लोग small a से denote करते हैं, where A stands for एज लेंथ. याद रखना. तो इसके लिए AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट स्मॉल a इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ Na प्लस एंड रेडियस ऑफ Cl माइनस, वे A स्टैंड्स फॉर व्हाट? एज लेंथ. पूरे एज का लेंथ है ये. ओके, दैट इज द रेडियस ऑफ Cl माइनस. सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ Cl माइनस. नोट डाउन एवरीथिंग. सेकेंड स्ट्रक्चर में निकाल रहा हूं जिंक सल्फाइड का. ओके, सो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग प्रॉपरली. Okay guys, let's start with the structure of zinc sulfide. Now in zinc sulfide, again it is an ionic compound where zinc has a charge of +2, sulfide is -2. Now how they are arranged? So since anion, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि anion forms a crystal. तो anion कौन है? सल्फाइड. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि this sulfide is forming FCC. और सल्फाइड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं with a blue sphere, solid sphere. Okay, this is your sulfide ions. Now where are zinc? तो याद रखो Zn2 plus ions, they again, since a cation, they will occupy void, but this time they will occupy tetravoid. टेट्रा मतलब 4 स्पीयर से बना हुआ एम्प्टी स्पेस. तो टेट्रावॉइड आपको कैसा दिखाई देगा? टेट्रावॉइड आपको ऐसा दिखना चाहिए कि, अच्छा हम लोग जिंक को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? विद अ रेड स्पीयर, विद अ रेड सॉलिड स्पीयर. तो टेट्रावॉइड कैसा दिखेगा? टेट्रावॉइड 4 स्पीयर से बनना चाहिए. तो अगर जिंक आयन हमने लिया है और FCC की बात कर रहे हैं, तो सपोज दिस इज वन ऑफ द सल्फाइड, दिस इज वन ऑफ द सल्फाइड, ये एक सल्फाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, ये एक सल्फाइड हो गया. अगर मैं इनके कॉर्नर्स ज्वाइन कर दूं तो देखो टेट्राहेड्रल बन गया, टेट्राहेड्रल. अब जो जिसमें एम्प्टी स्पेस है, दिस एम्प्टी वॉइड इज कॉल्ड एज टेट्रावॉइड. और टेट्रावॉइड में आपका Zn2 प्लस आयंस प्रेजेंट रहेगा. तो Zn2 प्लस आयंस प्रेजेंट टेट्रावॉइड. अब टेट्रावॉइड बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 स्पीयर एक साइड पे
एंड वन इन दी अदर प्लेन, ठीक है। तो टोटल 4 स्पीयर चाहिए। नाउ दिस जिंक इज प्रेजेंट इन टेट्रावॉइड्स, लेकिन 50% ऑफ द टेट्रावॉइड्स। तो अब इस क्यूब में टोटल टेट्रावॉइड्स कितने बनेंगे वो देखो। सो जिंक प्रेजेंट इन 50%, मतलब हाफ ऑफ टेट्रावॉइड्स। देखो अभी एक टेट्रावॉइड मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सी प्रॉपर्ली, इजीली दिखेगा एक टेट्रावॉइड। इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी स्पीयर, 4 स्पीयर, ओके। सो मैंने ये यहाँ पर सपोज ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया है, तो ये एक आपका स्पीयर है। ये स्पीयर से हम लोग एक फेस स्पीयर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ से फेस वाले, देखो 2 हो गए स्पीयर कनेक्ट, ओके। ना ये वाला फेस का एक स्पीयर कनेक्ट करते हैं, 3, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये 2 फेस ले लिया है, 2 फेस। अब ये फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस का स्पीयर ये है, इससे ये कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया और ये बन गया, सी प्रॉपर्ली। सो यू हैव 1 2 3 स्पीयर, और एक स्पीयर कॉर्नर से आ रहा है। अब ये जो वॉइड बीच में बनेगा, दिस वॉइड विल बी कॉल्ड एज विच वॉइड, इट विल बी कॉल्ड एज टेट्रावॉइड। अब इस टेट्रावॉइड में कौन प्रेजेंट है, जिंक, लेकिन 50% कैसा, एनालाइज करो। एक कॉर्नर से एक टेट्रावॉइड बनेगा, तो ये कॉर्नर से भी एक टेट्रावॉइड बनेगा, यहां से भी एक टेट्रावॉइड बनेगा, यहां से भी एक टेट्रावॉइड बनेगा, यहां भी और यहां भी। मतलब हर कॉर्नर से एक टेट्रावॉइड निकलने वाला, लाइक दिस। एवरी कॉर्नर देयर विल बी अ टेट्रावॉइड। तो टोटल देयर आर 8 कॉर्नर्स, तो देयर आर 8 टेट्रावॉइड्स। बट जिंक कैसा प्रेजेंट है, एक जिंक यहां प्रेजेंट है, तो दूसरा जिंक ये वाले पॉइंट में प्रेजेंट है जो इससे बन रहा है, फ्रॉम दिस कॉर्नर। फिर एक जिंक यहां से यहां प्रेजेंट है, जो ये कॉर्नर से बनेगा टेट्रावॉइड, ओके, दिस कॉर्नर व्हेन यू जॉइन देम। और एक जिंक यहां कहीं आएगा, जो इस कॉर्नर से टेट्रावॉइड बनेगा बाय जॉइनिंग दिस फेस। ये फेस को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा। सो देखो यहाँ के 2 प्रेजेंट है, तो ये 2 टेट्रावॉइड में एब्सेंट है, नीचे के 2 प्रेजेंट है, तो सामने के 2 टेट्रावॉइड में एब्सेंट है। तो टोटल 8 टेट्रावॉइड्स है एफसीसी में, 8 टेट्रावॉइड्स है एफसीसी में, जिसमें से 4 ही टेट्रावॉइड्स, वो भी ऑल्टरनेट, जिंक ने ऑक्यूपाई किया, और वो पूरा क्यूब के अंदर ही है। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं Z ऑफ सल्फाइड, तो आप बोलेंगे सर सल्फाइड कॉर्नर पे और फेस पे, क्योंकि वो एफसीसी बना रहा है। तो अगर वो कॉर्नर और फेस पे है, सो इट विल बी कॉर्नर एटम्स इंटू 1/8 प्लस फेस एटम्स इंटू 1/8। तो अगेन वो एफसीसी क्या हो जाएगा कॉर्नर एटम्स के लिए, 8 इंटू 1/8 प्लस फेस कितना है 6, सॉरी फेस हाफ होता है, इंटू हाफ, तो दैट विल बी 4। तो देयर विल बी 4 सल्फाइड। तो जिंक कितना है, तो जिंक तो पूरा के पूरा अंदर ही है क्यूब के। हाउ मेनी जिंक, 4 जिंक कर दे, तो मैं 4 ही लिख दूंगा, क्योंकि वो क्यूब के अंदर ही है, कहीं और शेयर ही नहीं हो रहा है। क्यों 4 लिख रहा हूं, बिकॉज दिस जिंक आर प्रेजेंट इन विच वॉइड, कंप्लीटली इन टेट्रावॉइड, पूरे टेट्रावॉइड के अंदर ही है। सो 8 टेट्रावॉइड में से 4 जिंक ने ऑक्यूपाई कर लिया ऑल्टरनेटली। तो चारों जिंक हो गए, 4 सल्फाइड हो गए। तो अगर मैं Z ऑफ जिंक सल्फाइड पूछूंगा, तो आप बोलेंगे सर 4, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 जिंक एंड 4 सल्फाइड कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म 4ZnS। क्लियर है। So this is the entire structure of zinc sulfide. याद रखने का, zinc sulfide forms FCC and zinc will occupy half of tetravoid. Total tetravoids कितने हैं, 8। मैं यहाँ लिख देता हूं, FCC total tetravoid is 8, ठीक है, but Zn2 plus occupy half of टेट्रावॉइड, दैट इज 4 टेट्रावॉइड्स। जिंक ने इतना ही ऑक्यूपाई किया, 4, पूरे 8 नहीं कर रहा है, 4 ही कर रहा है इसके अंदर, ओके। तो जिंक सल्फाइड का ये स्ट्रक्चर फिल वक्त के लिए याद रखना। ऑक्टावॉइड समझ गए आप, टेट्रावॉइड समझ गए। अब एक और एक वॉइड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज क्यूबिक वॉइड, जो सबसे बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर में लिखना भूल गया, राइट डाउन द कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल बराबर नोटिस करो, जिंक इज प्रेजेंट, जिंक इज एक्चुअली प्रेजेंट इन विच वॉइड, टेट्रावॉइड। और टेट्रावॉइड कितने सल्फाइड के स्पीयर से बना है, 4। मतलब एक जिंक कितने सल्फाइड के कांटेक्ट में है, 4 कांटेक्ट में है। तो मतलब वी कैन राइट डाउन दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 प्लस इज व्हाट, 4, क्योंकि वो 4 सल्फाइड से सराउंडेड है। और बहुत ईजी है समझना, बिकॉज जिंक इज प्रेजेंट इन टेट्रावॉइड एंड टेट्रावॉइड इज मेड अप ऑफ 4 सल्फाइड आयंस, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर जिंक का
हमको मिल गया कोऑर्डिनेशन नंबर. नाउ व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सल्फाइड? तो सी प्रॉपर्ली हियर दिस सल्फाइड, यहां का पकड़ लो, ये सल्फाइड एक जिंक से अटैच्ड है. नेक्स्ट वाली क्यूब में जिंक नहीं होगा क्योंकि जिंक ऑल्टरनेट प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट वाले क्यूब के कॉर्नर में जिंक नहीं होगा. फिर सामने वाले क्यूब में एक जिंक होगा, फिर साइड वाले में जिंक नहीं होगा. मतलब ये दो जिंक से कनेक्ट है इन इट्स ओन प्लेन और दो जिंक ऊपर मिलेंगे. मतलब ये भी, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड इज ऑल्सो 4 इन जिंक सल्फाइड. रिमेंबर दिस आइडिया. अच्छा, मैं आपको थर्ड क्रिस्टल जो बनाने वाला था दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड. बहुत इजी है समझना. सीजियम क्लोराइड के पास एक बीसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब. अब वो बीसीसी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं. तो बीसीसी में दिस इज द एंटायर क्यूब. ओके, नाउ क्लोराइड की तरह देख लो, दीज आर Cl माइनस आयंस विच आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स. और whereas CS plus is present exactly in the center, body centered. ठीक है, तो सी प्रॉपरली एक्चुअली में अगर मैं Cl माइनस निकाल दूं तो ये एक सिंपल क्यूब है, और सिंपल क्यूब के बीच में जो एरिया आता है, बीच में जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, इसी एम्प्टी स्पेस को आप क्यूबिक वॉइड बोलते हो. ये काफी बड़ा होता है, साइज में सबसे बड़ा होता है, और इसी क्यूबिक वॉइड के अंदर Cs प्लस होता है. तो Cs प्लस इज प्रेजेंट एक्चुअली इनसाइड द क्यूबिक वॉइड. तो BCC एक्चुअली क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूब. एक सिंपल क्यूब होता है जिसके क्यूबिक वॉइड में एक दूसरा स्फीयर आ जाता है, तो उसको BCC बोल देते हैं. तो BCC इज एक्चुअली अ सिंपल क्यूब वेयर इट्स क्यूबिक वॉइड इज फिल्ड. मतलब आप सिंपल क्यूब का क्यूबिक वॉइड फिल्ड करोगे तो वो BCC बन जाएगा. सो दिस इज अ क्यूबिक वॉइड. अब यहां पर मैं Z वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर हियर इन दिस केस Z ऑफ Cl माइनस विल बी 1 क्योंकि वो कॉर्नर पे 1/8, और Z ऑफ CS प्लस नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल वो भी 1 होगा क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर में. इसके लिए Z ऑफ CSCl कितना होता है? Z ऑफ CSCl हमेशा 1 होता है. क्लियर है? क्योंकि दोनों कंबाइन करोगे तो एक ही आपको पूरा आयन मिल रहा है. ठीक है, प्लस ये कौन सा वॉइड है? क्यूबिक वॉइड है. कोऑर्डिनेशन नंबर CS प्लस ऊपर 4 Cl माइनस से अटैच है, नीचे 4 Cl माइनस से, मतलब एक CS प्लस 8 Cl माइनस से अटैच है. तो वी कैन राइट डाउन हियर कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस इज 8 एज वेल एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस विल ऑल्सो बी 8. क्योंकि देखो अगर एक Cl माइनस CS प्लस से कनेक्ट है एक क्यूब में, तो इसके साइड में एक और एक क्यूब होगा, दो और क्यूब हो गए, ऊपर 4 क्यूब हो गए, तो हर क्यूब के सेंटर में CS प्लस होगा. तो मतलब अगर Cl माइनस 8 क्यूब में डिवाइड होता है तो वो हर एक क्यूब के CS प्लस से मिलेगा. मतलब Cl माइनस भी 8 CS प्लस से कनेक्ट है. मतलब अगर मैंने ये स्ट्रक्चर को बराबर देख लो, यहां पर स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. सी कि यहां पर मैंने एक Cl माइनस ले लिया, दिस इज योर Cl माइनस, और यहां पर सेंटर में आ जाएगा CS प्लस. अब इसके साइड में जो क्यूब आएगा ना यहां पर, उसके भी सेंटर में एक CS प्लस होगा. फिर जो एक फ्रंट वाला क्यूब आएगा इधर पे हम लोग जो ड्रॉ करेंगे लाइक दिस फ्रंट क्यूब, उसके भी सेंटर में एक CS प्लस होगा. फिर उसके साइड पे जो एक क्यूब ड्रॉ करेंगे जो यहाँ से बनने वाला है, उसके भी सेंटर में एक CS प्लस होगा. मतलब वो टोटल 4 CS प्लस नीचे कनेक्ट है. अब आप ऊपर क्यूब बना दो तो ऊपर भी 4 CS प्लस आ जाएंगे. तो टोटल एक Cl माइनस 8 CS प्लस से कनेक्ट है और एक CS प्लस 8 Cl माइनस से. एंड दिस इज अ क्यूबिक वॉइड विच इज लार्जर इन साइज. एंड रिमेंबर वन थिंग, इफ आई टॉक अबाउट साइज ऑफ वॉइड, इसको मैं 8 कर देता हूं. रिमेंबर अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट with respect to size of void, तो सबसे बड़ा होता है क्यूबिक, उसके बाद आता है ऑक्टा, उसके बाद आता है टेट्रा, और सबसे लीस्ट आता है प्लेनर ट्रायंगुलर वॉइड.
ओके एक ट्राइंगल टाइप में 3 स्फीयर रहेंगे और सेंटर में एक स्फीयर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा क्यूब है कि ऑक्टा है, फिर टेट्रा है, देन प्लेनर ट्राइंगुलर। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड और NaCl। आप लोग एक बार इसको पूरा गो थ्रू करके जस्ट राइट इट डाउन वंस द एंटायर थिंग। Okay, the next part is the relationship between A and R. Now, A stands for the edge length of the cube, मैंने बताया था अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले, and R stands for the radius of nearest neighboring atom. Nearest neighboring atom जो atom दूसरे के contact में रहता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ओके now इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे डिस्कशन के लिए सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब का अरेंजमेंट कैसा होता है, एटम सिर्फ और सिर्फ किधर रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहेंगे। तो मैं बना लेता हूँ, मेकिंग लिटिल स्मॉल, ज़रूरत नहीं बड़े स्ट्रक्चर की, एटम्स किधर रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहेंगे। ओके नाउ इसमें कॉन्टैक्ट वाले कौन से हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो क्या ए और बी एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में करते हैं, येस। ए और सी, येस। ए और डी, येस। तो दीज आर नियरेस्ट नेबर, इनके रेडियस क्या हो गए, आर। अब ये एज की हम लोग बात करते हैं, ए बी। Now this edge AB, the entire edge is denoted by small a, that is the edge length. So we can write down कि AB is actually the edge length, and edge length is nothing but atom A which is in contact with atom B. ठीक है, तो ये इनके सेंटर से जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, दिस इज द रेडियस ऑफ A and this is रेडियस ऑफ B. So we can write down कि in case of simple cube, edge length A is equal to R plus R, that is 2R. So this is the relationship between edge length and radius of atom for simple cube. Simple cube के लिए था ये। अब हम लोग दूसरा इसमें देखते हैं face centered cube, that is FCC, also called as cubic close packing. Now face centered में एटम्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। तो देखो मैं फेस सेंटर के लिए यहां ड्रॉ कर रहा हूं, फेस सेंटर, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ ईच फेस। तो आपको पता होगा इन फेस सेंटर्ड क्यूब कौन से एटम कांटेक्ट में रहते हैं, नियरेस्ट नेबर रहते हैं, जो फेस के सेंटर में और कॉर्नर वाले, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। ओके तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक डायगोनल बना देते हैं। दिस डायगोनल इज कॉल्ड एज फेस डायगोनल, क्योंकि आपने फेस पे बनाया उसको। ओके दिस इज ए, सेंटर में आ गया बी, और ये हम लोग लेते हैं डी। क्लियर है, इसको हम लोग सी कर देते हैं। ओके थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, this is B, this is C, this is atom X in the center. So now first if you talk about AC, the phase diagonal AC, अगर मैं A और C की बात करूं, ठीक है, phase diagonal की, तो A किसके कांटेक्ट में, X के, X किसके कांटेक्ट में, C के। तो we can write down here that AC is actually A in contact with X, that is in contact with C. तो हम लोग इसके सबके सेंटर्स ज्वाइन कर देंगे, तो R R R and R, मतलब ये AC बन जाएगा, AC इज इक्वल टू 4R। पहले ये समझ लो, ठीक है। अब क्यूब में सारे एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल। अच्छा ये जो एज है इसका लेंथ A हो गया, ये जो एज है इसका लेंथ A हो गया। वी कैन अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, hypotenuse AC square या AC will be equal to under root of AB square plus BC square. अच्छा AB की जगह पे we can write down A, BC की जगह पे write down A. So now AC will be equal to under root of A square plus A square, that is under root of 2A square. तो मतलब AC क्या बन जाएगा आपका, AC will be √2 into A। और AC कौन सा डायगोनल है, फेस डायगोनल। तो यहां से एक चीज आपको थोड़ा दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि फेस
डायगनल की वैल्यू होती है √2 इंटू ए. ओके, तो फेस डायगनल इज √2 इंटू ए, रिमेंबर. अच्छा, AC की जगह पे नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट 4R जो हम लोग ने निकाला था. तो 4R इज इक्वल टू √2 इंटू ए. आई राइट डाउन योर कि 4R इज इक्वल टू √2 इंटू ए. सो ए क्या हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू 4R अपॉन √2. ओके, सो ए इज इक्वल टू 4R अपॉन √2 फॉर FCC. सिंपल क्यूब के लिए ए इज इक्वल टू 2R. फेस डायगनल का वैल्यू √2 इंटू है, याद रखना. फेस डायगनल हम लोग यूज करेंगे BCC में. अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में निकाल रहा हूं बॉडी सेंटर्ड क्यूब का. तो इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड द सेंटर ऑफ ईच फेस. तो कॉर्नर्स पे है और फेस के सेंटर, सॉरी बॉडी के सेंटर पे. देखो एक बीच में आ गया, ये सारे कॉर्नर्स पे आ गए. और आपको याद होगा ये कॉर्नर का कॉन्टैक्ट किससे होता है, सेंटर एटम से होता है. तो सेंटर वाला नियरेस्ट नेबर है. अब देखो मैं यहाँ एक डायगनल ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज बॉडी डायगनल. तो सपोज ये ए हो गया, ठीक है. अच्छा, ये जो डायगनल ड्रॉ कर रहा है ये कौन सा हो गया, फेस डायगनल हो गया. तो दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज एक्स. ठीक है. अच्छा, फेस डायगनल का वैल्यू मुझे पता है. फेस डायगनल क्या है, √2 इंटू ए. अभी निकाला मैंने, √2 इंटू ए फेस डायगनल. ओके, नाउ दिस इज फेस डायगनल √2 इंटू ए. ये जो एज BC है ये ए होगा क्योंकि एज लेंथ ए होता है. अब AC के बारे में बात करते हैं. AC इज बेसिकली A इन कॉन्टैक्ट विथ X इन कॉन्टैक्ट विथ C. तो AXC होता है AC. तो इसके अगर हम लोग ने सेंटर्स ज्वाइन कर दिए तो R R R एंड R, मतलब AC क्या हो जाएगा, 4R. अब यहां पर ये सारे एंगल्स 90 है. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC AC, hypotenuse will be equal to square root of AB square plus BC square, that is square root of √2 into A the whole square plus A square. तो √2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब AC इज इक्वल टू √3 इंटू A. तो याद रखो AC यहां पर कौन सा डायगनल बन गया, बॉडी डायगनल. तो ये बॉडी डायगनल के लिए मैं लिख सकता हूं so body diagonal has a value of √3 इंटू ए. सो √3 इंटू ए लिखोगे तो वो बन जाएगा बॉडी डायगनल इंटू ए. और फेस डायगनल क्या है, √2 इंटू ए. बॉडी डायगनल √3 इंटू ए. ओके, नाउ AC की जगह पे वी कैन राइट डाउन 4R. तो 4R इज इक्वल टू √3 इंटू ए. तो नाउ A बिकम्स 4R अपॉन √3 फॉर BCC. तो BCC सिंपल क्यूब के लिए A इज इक्वल टू 2R, BCC A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3, FCC A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2. FCC के लिए √2 है, BCC के लिए √3 है. फेस डायगनल √2 है, बॉडी डायगनल √3 है. ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. Now guys we'll move on to packing efficiency finally and then density. पहले packing efficiency finish करते हैं. So let's come to the original topic. What is packing efficiency? The packing efficiency is the percent volume occupied by particle in a unit cell. ठीक है. अच्छा, packing efficiency का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे. packing efficiency is nothing but Z number of atom per unit cell. वो हम लोग ने स्पीयर के फॉर्म में रखा है. ठीक है, that will be the number of atom per unit cell into volume of sphere, that is 4/3 pi r cube divided by वॉल्यूम ऑफ क्यूब के सारे साइड सारे एज. आपको याद होगा क्यूब में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C था, मतलब A क्यूब लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, वॉल्यूम हो गया. इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. सिंपल है. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एनी यूनिट सेल. स्पेशली हम लोग क्यूब का यहां पर बात करें, इसके लिए मैंने A क्यूब लिया है फॉर क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट the first unit cell, that is simple cube. तो packing efficiency in simple cube will be equal to
Z ऑफ सिंपल क्यूब, सबको पता है सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है ए क्यूब इंटू वॉट 100. सो नाउ z वैल्यू कैसा हो जाएगा यहाँ पर, फॉर अ सिंपल क्यूब z वैल्यू इज 1, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉट 100 डिवाइडेड बाय ए क्यूब. नाउ फॉर सिंपल क्यूब a इज इक्वल टू 2r, अभी मैंने कैलकुलेट किया तो a की जगह पे हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 2r द होल क्यूब. सो नाउ पैकिंग एफिशिएंसी बिकम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8r क्यूब. ओके, आर क्यूब और आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा. जब ये वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, दिस वैल्यू कम्स अराउंड 52.4%. मतलब सिंपल क्यूब में पार्टिकल ने 52.4% का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है. तो वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस कितना बन गया, तो वॉइड, सो इफ आई कैलकुलेट परसेंट वॉइड, तो दैट विल बी 100 माइनस 52.4. 52.4 का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो खाली स्पेस कितना बचा है 100 माइनस 52.4, दैट कम्स टू 47.6%. दिस इज द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट इनसाइड. अगर कभी आपको पूछा व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूब, पैकिंग फ्रैक्शन इज PF, तो क्या करना 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन निकालना वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो पैकिंग फ्रैक्शन मिल गया आपको. तो सिंपल क्यूब का पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 8r क्यूब, आर क्यूब कैंसिल हो गया. देन दिस इज 4 2 8, 3 नीचे आएगा 6 हो जाएगा, दैट बिकम्स व्हाट π/6. तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूब इज π/6. कितना एम्प्टी स्पेस है 47.6, कितना ऑक्यूपाई किया है 52.4%. अब सेकेंड मैं कैलकुलेट करता हूं BCC का, बॉडी सेंटर्ड क्यूब. सो फॉर BCC पैकिंग एफिशिएंसी विल बी Z of BCC into 4/3 pi r cube divided by volume of cube is a cube. तो Z of BCC कितना है, number of atom per unit cell in body centered cube is how much 2 into 4/3 pi r cube. अच्छा 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मैं यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, इंटू 100 डिवाइडेड बाय ए क्यूब. तो फॉर BCC अभी मैंने निकाला था, ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 4r/√3 द होल क्यूब. ओके, सो इन प्लेस ऑफ ए आई एम राइटिंग डाउन 4r/√3 जो अभी मैंने फाइंड किया है जस्ट. सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू इन केस ऑफ BCC इट कम्स अराउंड 68.04%, जिसको हम लोग 68% लेके चलते हैं. तो 68% का वॉल्यूम स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया, मतलब वहाँ पर सिंपल क्यूब से थोड़ा और टाइट पैकिंग है, मतलब BCC के स्ट्रक्चर ज़्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू सिंपल क्यूब. तो यहाँ पर परसेंट वॉइड कितना होगा, द परसेंट वॉइड विल बी 100 माइनस 68, दैट विल बी 32%. सिर्फ 32% का एम्प्टी स्पेस बचा है, बाकी सब ऑक्यूपाई कर लिया. अच्छा, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछा तो इनको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये 2 4 8 होता है, दैट इज 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, इसका क्यूब निकालोगे तो 64r क्यूब अपॉन 3√3. तो r क्यूब कैंसिल हुआ, 3 और 3 कैंसिल हो गया इसके अंदर, ठीक है, ये √3 है नीचे. सो व्हेन यू कैलकुलेट 64 में चले आएगा, दैट कम्स टू √3 ऊपर चले आएगा, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये बचेगा √3 π/8. तो दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर BCC. ठीक है, अब थर्ड हमारा आ रहा है इसके अंदर फेस सेंटर्ड क्यूब, ऑल्सो कॉल्ड एज CCP, सबसे ज़्यादा टाइट पैकिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा एटम्स है इसके अंदर. सो अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है FCC का, तो इन दिस केस इफ यू सी प्रॉपरली Z वैल्यू
आई राइट डाउन z वैल्यू ऑफ FCC इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय a क्यूब. ओके, नाउ z ऑफ BCC कितना होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन FCC इज 4, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अब a क्यूब याद है आपको, FCC के लिए a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू था 4r अपॉन √2 द होल क्यूब. तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी 74%, मतलब 74% का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया स्पीयर ने. बहुत ज़्यादा टाइट पैकिंग है, इन दोनों से भी ज़्यादा. तो इसमें परसेंट वॉइड, एम्प्टी स्पेस कितना होगा, और जितना ज़्यादा वॉइड होता है उतना स्ट्रक्चर सॉफ्ट होता है, और जितना कम वॉइड होता है उतना स्ट्रक्चर रिजिड और हार्ड होगा. तो यहाँ पर परसेंट वॉइड कितना बनेगा, 100 माइनस 74, दैट कम्स टू 26%. तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किस में देखने को मिलता है, FCC में. इसके लिए इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ओके, सो रिमेंबर दिस अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी. अब पैकिंग एफिशिएंसी का ये आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक रिवीजन देके डेंसिटी पे जाता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी से. Okay, so I'll rub this out now. ओके, ये भी मैं रब कर रहा हूँ. आज हम लोग ने जो किया का एक रिवीजन करते. तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ. फिर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं सिंपल क्यूब, BCC, सिंपल क्यूब, BCC, FCC. FCC इज ऑल्सो कॉल्ड एज CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ओके, सबसे पहले हम लोग ने फाइंड किया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, Z वैल्यू. तो सिंपल क्यूब में 1 होता है, BCC में 2 होता है, इसमें 4 होता है. एटॉमिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, आयनिक क्रिस्टल्स की बात नहीं कर रहे. देन सेकेंड, फिर हम लोग ने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूब इज 6, BCC 8. याद है क्यूबिक वॉइड, एंड FCC विल बी 12, 4 4 4. 6 याद होगा, मैंने ब्रेक किया था 1 4 1. 8 को ब्रेक किए थे हम लोगों ने BCC में 4 0 4, और इसको ब्रेक किया था 4 4 एंड 4. कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसके अंदर. ओके, थर्ड हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन A एंड R. तो A इज इक्वल टू 2R इन BCC, इन सिंपल क्यूब. इन BCC इट इज 4R अपॉन √3. इन केस ऑफ FCC इट इज 4R अपॉन √2. फिर हम लोग डिस्कस किए थे आफ्टर A वी फाइंड आउट पैकिंग एफिशिएंसी. तो परसेंटेज में हम लोग निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी. तो सिंपल क्यूब वॉज 52.4%, ये अराउंड 68% है, एंड दिस इज 74%, सबसे मैक्सिमम था. फिर हम लोगों ने इसके अंदर परसेंट वॉइड कैलकुलेट किया. तो दैट वाज 47.6%, एंड इसमें था 32%, एंड दिस वाज 26%. देन उसके बाद में हम लोगों ने कैलकुलेट किया इनमें पैकिंग फ्रैक्शन. तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब वॉज π/6. ओके, ये π/6 है. मैंने FCC का नहीं निकाला था, लेकिन FCC का आपको बता दूंगा मैं. π/6. BCC वॉज √3 π/8. अच्छा, FCC का मैंने नहीं निकाला था, भूल गया था. आई विल डू इट वंस अगेन. FCC का अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे तो उसमें 4 एटम्स होते हैं इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय, ऐसा था 4r अपॉन √2 द होल क्यूब. तो इसको 4r√2 को हम लोग लिख सकते हैं 64r³ अपॉन 2√2. तो देखो ये r³ तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है. अभी ये 16 जा, तो 4 4 जा 16 हो गया. इधर पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर 64 में चले जाएगा. तो यहाँ पर बेसिकली तुमको मिलेगा
√2, ये √2 पर चले जाएगा, 3 goes down, 16 है, √3 और 3 कैंसिल हो गया बेसिकली, सो यू विल गेट √2 π/6. ओके, सो यू विल गेट √2 π/6. तो दिस इज फॉर FCC, √2 π/6. ठीक है ना. आपने इसमें पैकिंग फ्रैक्शन भी देख लिया, दैट इज √2 π/6. सारे रिलेशंस इसके अंदर हमको मिल गए, रिलेशन बिटवीन A एंड R फॉर सिंपल क्यूब, BCC, FCC. उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना. रिमेंबर, HCP का पैकिंग फ्रैक्शन, सॉरी पैकिंग एफिशिएंसी भी 74% होता है. दूसरा, HCP के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, मैंने बताया था 363 का, ये आपको याद रखना उसके अंदर ज़रूरी है. HCP और FCC का पैकिंग एफिशिएंसी सेम होता है. ओके. सेकेंड, डायमंड का स्ट्रक्चर याद रखना. डायमंड का स्ट्रक्चर सिमिलर टू जिंक सल्फाइड है. जहाँ पर भी जिंक दिखेगा वहाँ पर कार्बन है, जहाँ पर भी सल्फाइड दिखेगा वहाँ भी कार्बन है. इसके लिए डायमंड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 होता है, बट Z वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 जिंक 4 सल्फाइड की जगह पे 4 कार्बन, तो टोटल 8 कार्बन हो जाता है. प्लस इफ यू कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड, दैट कम्स टू π√3/8. ओके, π√3/6. मतलब अगर मैंने डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया तो इट विल बी π√3/6 होगा. ये याद रखने का. ओके, π√3/6 इज 0.34. कितना परसेंट में आएगा? क्लियर है? दैट इज रिस्पेक्ट टू पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड. नाउ ऑर्डर ऑफ पैकिंग याद रखना. सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी FCC और HCP का होता है, फिर BCC होता है और फिर सिंपल क्यूब होता है. मतलब पैकिंग एफिशिएंसी में HCP इज इक्वल टू FCC, दोनों का सेम है 74%, विच इज़ ग्रेटर देन BCC, विच इज़ ग्रेटर देन सिंपल क्यूब. रिमेंबर दिस, सिंपल क्यूब में. ओके, सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी एंड एंटायर प्रॉपर्टीज. अब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल की. सो डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कैसा करते हैं? नॉर्मली डेंसिटी इज डिफाइन एज मास ऑफ यूनिट सेल, मास अपॉन वॉल्यूम. मतलब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ध्यान देना मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा, शॉर्टकट फॉर्मूला ही हमको सॉल्व करना है. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज गिवन बाय D इन ग्राम पर cm क्यूब. ओके, हम लोग ने ले लिया सपोज ग्राम पर cm क्यूब में. सो डेंसिटी, पहला फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ एनी यूनिट सेल विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अगर वो यूनिट सेल आपका क्यूब हो गया तो आप बोलेंगे सर वो वॉल्यूम तो A क्यूब होना चाहिए. मैंने बोला हाँ, क्वेश्चन आपको क्यूब पे पूछते हैं और क्यूब का वॉल्यूम A क्यूब होता है, तो चलो ये तो निकल गया. बट व्हाट अबाउट मास ऑफ यूनिट सेल? यूनिट सेल बनता किससे? स्फीयर से, एटम से, पार्टिकल से बनता है. तो मास ऑफ यूनिट सेल हम लोग कैसा फाइंड करेंगे? सो मास ऑफ सिंगल यूनिट सेल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल. देखो यूनिट सेल बनता है पार्टिकल से, तो अगर उसमें 2 पार्टिकल प्रेजेंट है सो 2 इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल. सिंपल. 3 पार्टिकल प्रेजेंट है तो 3 इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल. तो आपको यूनिट सेल का मास मिलेगा, क्योंकि यूनिट सेल बनता ही पार्टिकल से. सो इन प्लेस ऑफ यूनिट सेल हम लोग ये लिख सकते हैं दैट मास ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, दैट इज Z इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल. ठीक है. अब मास ऑफ ईच पार्टिकल कैसे फाइंड करेंगे? मतलब एक पार्टिकल का हमको फाइंड करना है. तो आपको पता होगा 1 मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं एंड 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास. मैं आपको याद होगा, बता देता हूं मैं. 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास एंड 1 मोल कंसिस्ट ऑफ एवोगैड्रो पार्टिकल्स. तो एवोगैड्रो पार्टिकल्स इज मोलार मास. ठीक है. देयरफॉर 1 पार्टिकल विल बी इक्वल टू x मास. तो x क्या हो जाएगा? मोलार मास अपॉन
एवोगैड्रो। मतलब मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ ईच पार्टिकल इज मोलार मास, मतलब मास ऑफ वन पार्टिकल का ही फाइंड करना हम लोग ने एक्स, तो मास ऑफ वन पार्टिकल इज मोलार मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि थर्ड फॉर्मूला में मास ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू मोलार मास m अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23। तो अब ये तीन फॉर्मूला यूज करके आप डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालोगे, तो मैं तीनों फॉर्मूला क्लब करके आप लोगों को एक शॉर्टकट फॉर्मूला देता हूं, यही याद रखना, दैट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पे हम लोग ने a क्यूब तो लिख दिया है। अच्छा, मास की जगह पे आप क्या लिखोगे, z इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो फिलहाल के लिए लिख देता हूं z इंटू मास ऑफ ईच पार्टिकल, बट मास ऑफ ईच पार्टिकल की जगह पे आप क्या लिखोगे, मोलार मास अपॉन Na। तो इसको हटा के मैंने क्या लिख दिया, मोलार मास किससे डिवाइड किया, Na। तो ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट डेंसिटी, जहां पर आपको A के सारे रिलेशंस पता है, Na एवोगैड्रो, M तो मोलार मास होगा। मतलब सपोज इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा कि कॉपर की डेंसिटी फाइंड करो, सपोज कॉपर BCC दिया है, उसकी डेंसिटी फाइंड करो, उसका मोलार मास दिया है 63.5। ओके, तो मतलब यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि कॉपर की आपको डेंसिटी ये फाइंड करनी है, कितनी है कॉपर के यूनिट सेल की, ठीक है, और लिखा है कि कॉपर एक BCC है। तो BCC से आपका दिमाग हो जाएगा कि Z वैल्यू उसका 2 होगा भाई, 2 एटम पर यूनिट सेल BCC में। फिर उसमें दिया हुआ है कि कॉपर का मोलार मास 63.4 है, ठीक है। अब A वैल्यू दिया हुआ है, सपोज A इज द एज लेंथ। अगर A नहीं दिया है तो R दिया होगा, तो आप R और A का रिलेशन निकाल के A फाइंड कर सकते हो। सपोज रेडियस दिया है तो आप A निकाल लो, समझो A दिया है तो डायरेक्टली हो गया। तो ये cm क्यूब में A का वैल्यू दे दिया है, एनी वैल्यू ऑफ A दैट इज 1.42 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो अब ये देखो A दिया है, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, एवोगैड्रो मोलार मास 63, Z वैल्यू ऑफ BCC इज हाउ मच 2, आपको डेंसिटी मिल जाएगा। डेंसिटी दिया है तो कोई एक वैल्यू अननोन रहेगा, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और आज का हमारा पूरा सेशन खत्म हुआ। इन दिस सेशन वी हैव डन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, उसमें बहुत सारा डिस्कशन किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था हम लोगों ने, 3 क्रिस्टल्स देखे, NaCl, जिंक सल्फाइड जो डायमंड जैसा दिखता है, प्लस CSCl जिसमें क्यूबिक वॉइड दिखा, जिंक सल्फाइड में टेट्रा वॉइड दिखा, और NaCl में ऑक्टा वॉइड दिखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन A एंड R, सिंपल क्यूब के लिए 2R, BCC के लिए 4R/√3, FCC के लिए 4R/√2। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी निकाला, 52.4, 68, 74% वॉइड पैकिंग फ्रैक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू HCP एंड डायमंड, प्लस डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का एक शॉर्टकट फॉर्मूला D इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब Na, ठीक है, विच हेल्प यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड I hope you understood the entire lecture. Read your content properly, revise it and solve more MCQs. Okay? Till then, take care. Bye.